सूरज का पारा 7वें आसमान पर। दोपहर के 2 बज रहे होंगे। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके से एक चमचमाती कार गुरुद्वारे के पास से गुजरी। कार में एक महिला बैठी हुई थी। उसका नाम था संजीवनी। उसकी नज़र अचानक गुरुद्वारे के बाहर लोगों के जूते चप्पल साफ करते हुए एक आदमी पर पड़ी। उसने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर भी अपनी मैडम का आदेश मान कार गाड़ी रोक दी। संजीवनी उस आदमी को देखकर चौंक गई। उसे एकाएक विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वो संजीव है या फिर उसका सिर्फ वहम तो नहीं है। संजीवनी काफी देर तक उस आदमी को निहारती रही। कुछ देर बाद उसने अपने ड्राइवर से कहा, अब कहीं नहीं जाना है, सीधे वापस घर चलो। 1 मिनट के लिए ड्राइवर को भी कुछ समझ नहीं आया कि अचानक मैडम को क्या हो गया। वो तो मार्केटिंग के लिए निकली थी। अब ड्राइवर भी क्या करता। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और घर के सामने लाकर खड़ी कर दी। संजीवनी गाड़ी से उतरी और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। उसकी आंखों से उस आदमी का चेहरा हट नहीं रहा था। कभी वो सोचती कि वो आदमी उसके पति संजीव का हमशक्ल तो नहीं। उस आदमी की शक्ल ने संजीवनी के मन में काफ़ी उथल-पुथल मचा दी थी। वो बार बार यही सोचती कि ऐसे कैसे हो सकता है। शाम को उसका पति दफ्तर से घर वापस लौटा। अपनी पत्नी को परेशान सा देखकर संजीव ने पूछा, क्या बात है, आज कुछ परेशान सी लग रही हो। संजीवनी थोड़ी देर के लिए खामोश रही। फिर उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। संजीव ने पत्नी से फिर पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। संजीवनी ने कहा, मेरी तबीयत को क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूं। बावजूद संजीव का मन नहीं माना। वो इधर उधर की बातें कर कारण जानने की कोशिश करता रहा। दरअसल संजीवनी जब भी उसका पति शाम को दफ्तर से घर आता तो प्यार से मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलती, पर पत्नी के चेहरे पर आज ऐसा कोई एक्सप्रेशन संजीव को नजर नहीं आया। खैर, संजीव घर के डाइनिंग हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गया। संजीवनी अपने पति के लिए पानी का गिलास और चाय टेबल पर रखी और अपने पति के पास ही सोफे पर बैठ गई। संजीव का एक 6 साल का बेटा था। उसका नाम राजीव था। अपने पापा की आवाज़ सुनकर वो भी दूसरे रूम से बाहर आया। डैड ने बेटे को अपनी गोदी में बैठा लिया और उसे प्यार करने लगा। संजीव अक्सर दफ्तर से घर लौटते समय बेटे के लिए रोज़ कुछ न कुछ लेकर आता। ये संजीव के आदत में शामिल हो गया था। वो अपने बेटे को हर पल खुश देखना चाहता। इसी वजह से बच्चे की खुशी के लिए आज उसने कुछ खिलौने लेकर आया। राजीव खिलौनों को देख ही बहुत खुश हो गया। बच्चे को खुश देखकर दोनों पति पत्नी को भी काफ़ी सुकून मिलता। संजीवनी अक्सर कहती कि आप बच्चे की आदत खराब कर रहे हैं। इस खिलौने के कारण राजीव का पूरा दिन खिलौनों के साथ ही गुजरता है, जिससे उसे कभी कभी चिंता भी होने लगती है। वो सोचती कि खिलौनों के चक्कर में राजीव का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता। इस बात को लेकर बेटे को कभी कभी डांट भी पड़ती, लेकिन इसका कोई असर उस पर नहीं होता। बेटा राजीव अपने सारे नए खिलौने लेकर रूम में चला गया। दोनों पति पत्नी इस समय वहीं सोफे पर पास में ही बैठे थे। संजीवनी जब जब अपने पति का चेहरा देखती, उसे गुरुद्वारे के बाहर देखे उस आदमी का चेहरा उसके नज़रों के सामने आ जाता, लेकिन वो अपने पति से इस बारे में कुछ नहीं कहती। इधर संजीव भी समझ गया था कि कुछ तो बात है, लेकिन संजीवनी उससे कह नहीं पा रही है। करीब घंटे भर तक पति पत्नी दोनों आपस में इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन दोनों को बाकी दिनों की अपेक्षा आज कुछ अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद संजीवनी किचन में चली गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। वो अपने मन को मनाने की खूब कोशिश करती, लेकिन मन मान नहीं रहा था। इधर संजीव सोफे पर बैठे अपना लैपटॉप निकाला और ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम निपटाने लगा। देखते ही देखती रात्रि के 9 बज गए, जब तक डिनर भी तैयार हो गया। संजीवनी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लाकर रख दी और संजीव को डिनर के लिए आवाज़ लगाई। इधर बेटा राजीव भी आकर बैठ गया। तीनों ने एक साथ डिनर किया, लेकिन संजीव ने देखा कि संजीवनी ने अन्य दिनों की अपेक्षा खाने में कोई खास रुचि नहीं ली। इस दौरान दोनों पति पत्नी में कोई खास बातचीत भी नहीं हुई। पहले संजीवनी अक्सर अपने पति से ये ज़रूर पूछती कि खाना कैसे बना है, लेकिन आज वो ये पूछना भी भूल गई। डिनर के बाद दोनों पति पत्नी रोज़ कुछ देर के लिए लॉन में टहलते, लेकिन संजीव ने आज क्या देखा। संजीवनी डिनर के बाद सीधा बेडरूम में जाकर लेट गई। उसे माजरा कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर लॉन में अकेले टहलने के बाद संजीव भी बेडरूम में आ गया। संजीवनी बेड पर एक तरफ करवट लेकर सोई हुई थी। अपनी पत्नी का मूड देख संजीव ने कुछ बात नहीं की और बेड पर लेट गया। फिर संजीव किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद संजीव की आंखें जवाब देने लगीं। फिर नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। इधर संजीवनी पूरे रात करवटें बदले रही, पर उसे नींद नहीं आई। वो जब जब सोने की कोशिश करती, बार बार उस आदमी का चेहरा उसके आंखों के सामने आ जाता, जिसे वो गुरुद्वारे के बाहर देखी थी। खैर, संजीवनी सुबह होने से पहले उठ गई, जिससे सुबह का कामधाम जल्दी पूरा हो गया। वो नाश्ता आदि तैयार करने के बाद अपने पति के उठने का इंतजार करने लगी। संजीव जब सोकर उठा तब देखता क्या है, संजीवनी तैयार बैठी है।
इसके बाद संजीव भी ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। इससे पहले दोनों पति पत्नी ने बेटा राजीव के साथ नाश्ता किया। इसके बाद संजीवनी ने बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी की और संजीव के लिए टिफिन भी रेडी कर ली। संजीव बेटे राजीव को स्कूल ड्रॉप करते हुए ऑफिस चला गया। शादी से पहले संजीव और संजीवनी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, वहीं संजीवनी शहर के सबसे अमीर फैमिली की बेटी थी। उससे पिता का अच्छा खासा कारोबार था, जिससे शहर में उनका एक अलग नाम चलता। संजीवनी के पिता का नाम राम गोपाल था। संजीवनी का जब जन्म हुआ तब परिवार में सभी लोग बेहद खुश हुए थे। बचपन से उसे पूरे परिवार का काफ़ी लाड़ प्यार मिला। पिता राम गोपाल सहित पूरा परिवार संजीवनी को एक राजकुमारी की तरह रखा। बचपन से उसकी खुशी के लिए परिवार के सभी लोग एक पैर पर खड़े रहते। संजीवनी समय के साथ बड़ी होती गई और उसकी स्कूली शिक्षा शहर के एक नामी स्कूल में पूरी हुई। संजीवनी को आगे पढ़ने के लिए एक बड़े और प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला करवाया गया। शहर के अमीर और बड़े कारोबारी की बेटी होने के कारण वो रोज लग्जरी कार से ही कॉलेज जाती। संजीवनी बेहद खूबसूरत थी। कॉलेज में संजीवनी को स्टूडेंट राजकुमारी के नाम से जानते। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं कॉलेज में आम रहती। हर लड़के संजीवनी का एक झलक देखने को तरसते। संजीव भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट था। दोनों की उम्र करीब एक जैसी ही थी। संजीव और संजीवनी एक ही क्लास में पढ़ते थे। संजीव एक मिडिल क्लास परिवार का था। उसकी परवरिश भी खूब अच्छे से हुई थी। घर के सांस्कारिक माहौल का संजीव पर खासा असर हुआ था। कॉलेज में वो बहुत शांत और बाकी स्टूडेंट्स से स्वभाव में सरल था। वो अन्य स्टूडेंट की तरह कॉलेज में मौज मस्ती नहीं करता। संजीव के माता पिता ने बेटे के लिए एक सपना संजोया था कि वो पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बने और पूरे परिवार का सहारा बने। इधर संजीवनी शहर के अमीर फैमिली को बिलोंग करती, बावजूद उसका स्वभाव भी काफ़ी सरल और सहज था। संजीवनी की कॉलेज में उपस्थिति स्टूडेंट को कुछ अलग माहौल का एहसास कराती। जिस दिन वो कॉलेज नहीं आती, लड़के एक तरह से उदास हो जाते। संजीवनी पर कॉलेज के हर लड़के की नज़र टिकी रहती। उससे दोस्ती करने लड़के ललचाते रहते, लेकिन संजीवनी किसी से ज़्यादा मिलना जुलना और दोस्ती पसंद नहीं करती। कॉलेज में 2-3 लड़कियां ही संजीवनी के साथ रहती, जिससे बाकी लड़के लड़कियों को बड़ी जलन होती। कॉलेज में संजीव का भी करीब करीब यही हाल रहता। उसका सरल और सहज स्वभाव संजीवनी को बेहद पसंद आता। संजीव बाकी लड़कों से पढ़ाई में आगे रहता। हर साल संजीव अच्छे अंकों से क्लास में टॉप पोजीशन पर रहता। संजीवनी का नेचर संजीव से काफ़ी मेल खाता। संजीवनी को बाकी लड़कों से संजीव हटकर लगता, लेकिन दोनों में कभी बातचीत नहीं होती। धीरे धीरे संजीवनी का लगाव संजीव से बढ़ने लगा। वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन बाद में ये सोचती कि पता नहीं संजीव क्या सोचेगा। क्लास में जब भी दोनों की नज़रें मिलती, संजीव शर्मा जाता। एक दिन संजीवनी खुद आगे होकर संजीव से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। संजीव सोचने लगा कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। संजीव के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर संजीवनी समझ गई कि लड़का बिल्कुल भोला है। करीब सप्ताह भर बाद संजीवनी ने नोटबुक के बहाने संजीव से बात की, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। कुछ दिन बाद दोनों में किसी तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद दोनों कॉलेज में एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। इससे बाकी लड़कों को बहुत जलन होती। कभी कभी कॉलेज कैंटीन में बैठे दोनों नजर आने लगे। संजीवनी का मन काफी देर तक संजीव के साथ गुजारने को कहता। संजीव का दिल बहुत साफ था, इसलिए उसके मन में संजीवनी के लिए कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन संजीवनी अब संजीव को पसंद करने लगी थी। एक दिन दोनों की मुलाकात कॉलेज कैंटीन में फिर हुई। संजीवनी ने सोच लिया था कि आज वो अपने प्यार का इजहार करके रहेगी, लेकिन संजीव के नेचर को देखकर कुछ बोल नहीं सकी। फिर उसने संजीव से बहाना कर नोटबुक मांगा और अपने घर ले गई। दूसरे दिन संजीवनी एक प्यार भरे खत के साथ नोटबुक लौटा दी। कॉलेज छूटने के बाद दोनों अपने घर पहुंच गए। संजीवनी के मन में काफी उथल पुथल मची रही। कभी वो सोचती, क्या संजीव उसके लव लेटर को देखा होगा। दूसरे दिन संजीव टाइम से पहले कॉलेज पहुंच गया और गेट पर संजीवनी का इंतजार करने लगा। संजीवनी ने दूर से संजीव को देख लिया था, पर संजीव उसे नहीं देख पाया था, क्योंकि संजीवनी चमचमाती महंगी कार में बैठी थी। संजीव नहीं जानता कि संजीवनी शहर के सबसे अमीर फैमिली से है। जैसे ही कार कॉलेज गेट के पास पहुंची, संजीवनी कार का शीशा नीचे कर संजीव को बाएं कर मुस्कुराने लगी। कॉलेज गेट के पास ही वो कार से नीचे उतर गई। इधर संजीव चमचमाती महंगी कार देखकर हैरान हो गया। संजीवनी कुछ कदम चलकर संजीव के पास आई और बोली, आज गेट पर क्यों खड़े हो। संजीव को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या जवाब दे। फिर भी उसने अपने मन को शांत किया। संजीव के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर संजीवनी समझ गई कि वो क्या सोच रहा है। इसके बाद दोनों क्लासरूम में चले गए। अब दोनों क्लास में भी आसपास बैठने लगे, जिससे बाकी स्टूडेंट कहने लगे, संजीव कितना किस्मत वाला है, उसे तो एक खूबसूरत लड़की तोहफे में मिल गई। क्लास में इस समय संजीव का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वो संजीवनी की कार के बारे में ही सोचते रहा। कॉलेज छूटने के बाद आज दोनों घर नहीं गए। कॉलेज कैंटीन में नाश्ता करने के बहाने चले गए।
संजीव से अब रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया कि तुम रोज इसी कार से कॉलेज आती हो? हाँ, संजीवनी ने जवाब दिया। संजीव समझ गया संजीवनी अमीर बाप की बेटी है। अब बार बार संजीव के मन में संजीवनी का ख्याल आता, साथ ही संजीवनी के लव लेटर के बारे में सोचता। इधर संजीवनी समझने लगी कि इस बुद्धू से पाला पड़ गया। धीरे धीरे कॉलेज में दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चाएं होने लगी। अब कॉलेज में दोनों की दिनचर्या बदलने लगी। कई दिन दोनों कॉलेज तो आते लेकिन क्लास अटेंड नहीं करते और कैंटीन में बैठकर टाइम पास करते रह जाते। संजीवनी के घर वाले इस बात को नोटिस करने लगे। संजीवनी पहले कॉलेज से जल्दी घर पहुंच जाती, अब रोज देर से घर से आने लगी। संजीवनी के मॉम डैड को भी समझ आने लगा संजीवनी देरी से घर क्यों आ रही है। एक दिन संजीवनी के डैड ने उसके पीछे एक आदमी को लगा दिया। संजीवनी घर से जैसे ही कॉलेज के लिए निकली, वो आदमी भी पीछा करते हुए कॉलेज पहुंच गया। उस दिन भी संजीव और संजीवनी क्लास में नहीं गए। कॉलेज का पूरा समय कैंटीन में टाइम पास कर गुजारा। ये सब कुछ उस आदमी ने देख लिया। उसने संजीवनी के डैड को कॉलेज की पूरी रिपोर्ट दी। उस दिन संजीवनी के डैड ऑफिस से जल्दी घर आ गए और बेटी का कॉलेज से आने का इंतजार करने लगे। कॉलेज के बाद आज संजीवनी संजीव दोनों कहीं घूमने निकल गए थे, जिससे संजीवनी को घर पहुंचने में काफी देर गई। आज जैसे ही वो घर पहुंची, उसके डैड लॉन पर बैठे दिखे। वो सोचने लगी कि इस टाइम पर तो डैड ऑफिस में होते हैं, पर आज घर में कैसे हैं। डैड के चेहरे का एक्सप्रेशन देख संजीवनी समझ गई डैड काफी गुस्से में हैं। वो जैसे ही घर के अंदर गई, उसके डैड भी पीछे पीछे अंदर गए। इससे पहले तक संजीवनी घर देरी से आने पर अपनी मॉम से कोई न कोई बहाना देती। उसने आज भी यही सोचा, डैड को भी कुछ बहाना करके कन्विंस कर लेगी। संजीवनी को ये पता नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही है। रामगोपाल ने बेटी से घर देरी से आने का कारण पूछा। संजीवनी को एहसास हो गया कि शायद डैड को सब कुछ पता चल गया है। अब संजीवनी कोई बहाना नहीं बना सकती थी। उसने कुछ छुपाया भी नहीं और सीधा जवाब दिया, दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई थी। उसके डैड ने गुस्से में फिर पूछा, कौन दोस्त? उसका नाम संजीव है और हम दोनों एक ही क्लास में हैं। ये सुनकर उसके डैड तमतमा उठे। कहा, तुम्हें शॉपिंग के लिए जाने की क्या जरूरत? तुमको तो घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। संजीवनी ने कहा, मुझे नहीं, मेरे दोस्त को शॉपिंग करनी थी। उसके डैड ने फिर कहा, तो तुम क्यों गई? डैड के एक साथ इतने सारे सवालों से संजीवनी घबरा गई। फिर उसके काफी हिम्मत कर कहा, संजीव मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उससे प्यार भी करती हूं। ये बात सुनते ही उसके डैड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रामगोपाल को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे परिवार की बदनामी हो। लेकिन संजीवनी के एक शब्द प्यार बोलने से उसके डैड का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसके डैड ने खींचकर उसे एक तमाचा मारा। घर में तेज आवाज सुन मॉम भी अपने रूम से वहां आ गईं। उसे भी पति के गुस्से का सामना करना पड़ा। संजीवना की मॉम का नाम लीलावती था। उसने पति को समझाने की कोशिश की। कहा, बेटी अभी छोटी है, इस उम्र में कभी कभी गलती हो जाती है। हालांकि लीलावती भी बेटी के रोज रोज के बहाने से परेशान हो गई थी। इस कारण ही बेटी पर नजर रखने का प्लान उसके मॉम डैड ने बनाया था। इसके बाद मॉम डैड दोनों ने बेटी को खूब समझाया, साथ ही फैमिली की मान मर्यादा और इज्जत का ध्यान रखने की हिदायत दी। इसके बाद संजीवनी रोती हुई अपने रूम में चली गई। पति पत्नी दोनों बेटी की इस नादानी को लेकर देर रात्रि तक बातें करते रहे। संजीवनी को घर में सभी बहुत प्यार करते, उसके हर एक खुशी का ध्यान रखा जाता। उसकी शादी किसी बड़े खानदान में करने का प्लान मॉम डैड का था। शादी भी पूरे शान शौकत के साथ करना चाहते, ताकि शहर को पता चले कि रामगोपाल की इकलौती बेटी की शादी हो रही है। दूसरे दिन संजीवनी सुबह काफी देर तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली। पहले उसके मॉम डैड का ध्यान नहीं रहा, पर बाद में देखा कि सुबह के 10 बज रहे हैं। संजीवनी अभी तक सोकर नहीं उठी है। अब उसके मॉम डैड को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। दोनों घबराकर बेटी को देखने उसके रूम में गए। रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला, जिससे पति पत्नी दोनों घबरा गए। मॉम बार बार आवाज लगाती, बेटा दरवाजा खोलो, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? तुम्हारे डैड को भी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। फिर पति पत्नी का अनहोनी का भ्रम यकीन में बदलने जैसा लगा। संजीवनी के डैड ने भी घबराते हुए आवाज लगाई, सॉरी बेटा, मैंने गुस्से में कल ज्यादा कुछ कह दिया। दरवाजा खोलो, मेरी बात को बुरा मत मानो। मैंने तुम्हारे भलाई के लिए समझाया। मैं जानता हूं मेरा तरीका गलत था। संजीवनी अपने डैड से खूब प्यार करती थी।
डैड की ऐसी बातें सुन संजीवनी ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बेटी को सही सलामत देखकर मॉम डैड ने काफ़ी राहत की सांस ली। इतने में संजीवनी अपने डैड के सीने से लिपट जोर जोर से रोने लगी। बेटी के चेहरे का एक्सप्रेशन देख मॉम डैड समझ गए संजीवनी पूरी रात सोई नहीं है। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद आज देरी हो गई कहकर संजीवनी के डैड ऑफिस चले गए। फिर काफ़ी देर तक बेटी को उसकी मॉम समझाती रही। दरअसल संजीवनी संजीव से बेहद प्यार करने लगी थी। इस कारण संजीवनी ने इसी बीच कुछ ऐसा कहा जिससे मॉम की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, मॉम, मैं संजीव के बिना रह नहीं सकती, आगे उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुन मॉम की आंखें बड़ी हो गईं, पर उसने बेटी को कुछ नहीं कहा। बेटी की बात बार बार लीलावती के कानों में गूंजती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बेटी को कैसे समझाया जाए। इधर समय के साथ संजीवनी की उम्र भी बढ़ती गई। अब वो बालिग भी हो चुकी थी, अपने जीवन का फैसला ले सकती थी। संजीवनी के प्यार और समर्पण को देख संजीव भी उसे पसंद करने लगा था। कुछ दिनों तक दोनों का मिलना जुलना बंद सा हो गया था, लेकिन दोनों का प्यार दिल की गहराई तक पहुंच गई थी। दोनों एक दूसरे का एक झलक पाने दोनों तरसते रहते। इधर संजीव ने अब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गया। कंपनी में उसकी पोजीशन एक बड़े ऑफिसर की थी। सैलरी के रूप में सालाना पैकेज भी कम नहीं था, जिससे शादी के बाद दोनों का गुजारा अच्छे से हो सकता था। संजीव के माता पिता भी उसकी तरक्की को लेकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि बेटा अच्छा पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गया था। संजीव सुबह रोज़ घर से ऑफिस के लिए निकला। दफ्तर में खूब मन लगाकर काम करता। कंपनी के बड़े अफसर सहित कंपनी मालिक की नज़र उस पर रहती। काम के प्रति लगन, ईमानदारी और कंपनी के ग्रोथ के बारे में संजीव रोज़ प्लान करता। उसकी ईमानदार कोशिश ने कंपनी को ऊंचाइयों पर ला दिया था। पहले कंपनी का ग्रोथ उतना नहीं था, सालाना टर्नओवर भी कोई खास नहीं। संजीव के कंपनी ज्वाइन करने के बाद ग्रोथ काफ़ी बढ़ गया, साथ ही कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगा। इधर संजीव ने अब परिवार बसाने का मन बना लिया। संजीवनी अटूट प्रेम तो था, लेकिन उसमें शादी की बात करने संजीवनी के डैड से बात करने की हिम्मत नहीं। संजीव को पता ही था कि संजीवनी एक बड़े घर की बेटी है, इस कारण अपनी बेटी की शादी उससे करने कभी राजी नहीं होंगे। खैर, एक दिन संजीव ऑफिस से जल्दी निकला। उसे शॉपिंग मॉल जाना था। ये एक संयोग ही था कि संजीवनी उसी शॉपिंग मॉल में पहुंची थी। ज्वेलरी के एक बड़े शॉप में संजीव और संजीवनी की मुलाकात हो गई। एक दूसरे को देख दोनों का चेहरा खिल उठा। दोनों कुछ खरीदी करते इससे पहले संजीव ने अपने मन की बात संजीवनी से आखिर कह ही दी। संजीव ने बिना कोई भूमिका बनाए संजीवनी से सीधा कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही संजीवनी उसके सीने से लिपट गई। शॉप में लोगों की भीड़ तो नहीं थी, पर 2-4 लोग तो थे ही। शॉप में इस तरह खुलेआम मिलन देख सब हैरान हो गए। किसी ने कहा, क्या ज़माना आ गया, लोग खुलेआम इश्क फरमाने लगे हैं। तो किसी ने कहा, लगता है ये दोनों सच्चे प्रेमी हैं। फिर किसी एक ने कहा, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। इस दौरान दोनों को ये ध्यान नहीं रहा कि वो शॉपिंग मॉल में है। खैर, कुछ देर के मिलाप के बाद दोनों अलग हुए। फिर दोनों ने शॉपिंग मॉल आने का कारण पूछा। संजीव ने बिना संकोच किए सीधे तौर पर कहा, मुझे एक मंगलसूत्र लेनी है। संजीवनी समझ गई, मंगलसूत्र किसके लिए है। फिर भी उसने उसे पूछ लिया, किसके लिए तुम्हें मंगलसूत्र लेनी है? इतने में संजीव जोर से हंसा और कहा कि तुम्हारे लिए। ये सुनकर संजीवनी भी खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर संजीव ने कहा, अब तुम ही एक अच्छा सा मंगलसूत्र पसंद करो। संजीवनी को संजीव की तरक्की और हैसियत का अंदाज़ा नहीं था। वो तय नहीं कर पा रही थी कि बजट कितना। इससे पहले संजीव ने कहा, कीमती से कीमती मंगलसूत्र तुम ले सकती हो। संजीव की ये बात सुनकर संजीवनी बहुत खुश हुई। उसने सोचा, संजीव ने अपनी अच्छी खासी हैसियत बना ली है। इसके बाद संजीवनी ने मंगलसूत्र पसंद किया। संजीव ने शॉपकीपर से कहा, इसे पैक कर दो। उसने ये भी नहीं पूछा कि मंगलसूत्र कितने का है। संजीव ने अपना मोबाइल निकाला और ऑनलाइन पेमेंट किया। संजीवनी एकटक संजीव को देखते रह गई। फिर संजीव ने कहा, तुम्हें क्या लेना है? संजीवनी ने कहा, एक अंगूठी। संजीव बोला, किसके लिए अंगूठी? संजीवनी ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारे लिए। शॉप में दोनों की ये बात सुन सब हंसने लगे, लेकिन किसी ने भी कोई कमेंट पास नहीं किया। अब सब समझ गए ये नए जमाने के कपल हैं। संजीवनी के कहने पर संजीव ने भी अंगूठी पसंद किया। संजीव को कोई बहुत कीमती या ब्रांडेड सामानों से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर उठा था। आज भले संजीव एक बड़ा ऑफिसर बन गया था, पर वो अपने अतीत को नहीं भूला था। थोड़ी देर बाद दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकले। इतने में संजीवनी देखती क्या, संजीव के पास भले कीमती नहीं पर सुंदर सी कार। मन ही मन में संजीवनी बहुत खुशी हुई। दोनों ने थोड़ी देर और बात की। इतने में जल्द शादी करने का प्लान भी बन गया। फिर दोनों अपने घर के लिए निकल गए।
शॉपिंग मॉल में हुई वो प्यार भरी बातें रास्ते भर दोनों को गुदगुदाती रहीं। कोई महीने भर बाद बिना कोई तामझाम और शोरगुल के प्यार को एक नया रूप दिया और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि इस शादी लेकर संजीवनी के मॉम डैड खुश नहीं थे, लेकिन कुछ कहा भी नहीं और बेटी को उसके हाल पर छोड़ दिया। एक छोटे से मकान में संजीवनी का जीवन एक खुशनुमा माहौल में गुजरने लगा। संजीव रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलता। संजीवनी अपने पति का खूब ध्यान रखती। दोनों का वैवाहिक जीवन एक खुशनुमा माहौल में गुजरने लगा। समय बीतता गया और कोई 2 साल बाद संजीवनी मां बनने वाली थी। जैसे ही संजीव को पता चला, वो फूला नहीं समा रहा था। दोनों बहुत खुश थे कि अब घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। संजीव अपनी पत्नी का खूब ध्यान रखता, उसकी खुशी के लिए तमाम कोशिश करता। एक दिन संजीव ऑफिस में था। अचानक संजीवनी का कॉल आया। उसे तबीयत कुछ बिगड़ने लग रही थी। संजीव तुरंत ऑफिस का जरूरी काम छोड़ सीधे घर पहुंचा। पत्नी को शहर के एक नामी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। संजीव ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशान छटपटा रहा। संजीव पत्नी के गर्भवती होने पर उन प्यार भरी बातों को याद करता, जिसमें संजीवनी कहती, मुझे बेटा चाहिए। संजीव को बेटी पसंद। घर में कई दिनों तक दोनों के बीच इसी बात को लेकर नोक-झोंक भी होती। संजीव को हॉस्पिटल में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में एक नवजात बच्चे को लेकर बाहर आई। संजीव को खुशखबरी दी, बेटा हुआ है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने नर्स से पूछा, संजीवनी कैसी है? नर्स ने कहा, बिल्कुल ठीक। कुछ देर बाद माँ और बच्चे को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। करीब घंटे भर बाद माँ बच्चे दोनों को स्ट्रेचर पर लिटाए बाहर निकाला गया। संजीव अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। जैसे ही संजीवनी उसके पास आई, गाल को चूमते संजीव ने बस एक ही शब्द कहा, थैंक यू। 3 दिन बाद संजीवनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। हंसते मुस्कुराते दोनों हॉस्पिटल से घर पहुंचे। संजीवनी को डिलीवरी से पहले की वो प्यार भरी नोकझोंक याद थी। संजीवनी ने कहा, मैंने कहा था ना बेटा होगा। संजीव हंसने लगा और कहा, ठीक है भाई, तुम जीते मैं हारा। अब दोनों की जिंदगी में बेटे के आने से खुशियों की बहार आई। दोनों अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश तो थे ही, साथ ही बच्चे को एक पल के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देते। संजीव ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी रखी थी। संजीव घर का पूरा काम करता और संजीवनी सहित बच्चे का भी खूब ध्यान रखता। इससे संजीवनी को भी बहुत खुशी होती, साथ ही उसे अपने पति पर गर्व भी होता। उसके मन में ये बात भी आती कि मैंने संजीव को अपना बनाकर कोई गलती नहीं की। संजीव अपनी पत्नी और बच्चे की सेहत को लेकर बेहद गंभीर रहता। हर महीने दोनों का चेकअप करवाने डॉक्टर के पास ले जाता। संजीव अपने बच्चे का कोई अच्छे से नाम रखना चाहता था, पर संजीवनी ने पहले से सोच रखा था, जिससे संजीव ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। संजीव पत्नी की खुशी को अपनी खुशी मानता। घर में एक दिन बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ। संजीवनी ने बच्चे का नाम राजीव रखा। इससे संजीव को भी कोई एतराज नहीं था। संजीव ने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। दिन कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला। तब तक संजीवनी की सेहत भी काफी कुछ सुधर गई थी। एक दिन संजीव ने पूछा, ऑफिस की छुट्टी बढ़वा लूं क्या? लेकिन संजीवनी ने मना कर दिया और कहा, अब मैं ठीक हूं। अब संजीव की दिनचर्या पहले जैसे शुरू हो गई, लेकिन कुछ दिनों तक ऑफिस में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। रह रहकर उसकी नज़रों के सामने प्यारे से बच्चे की शक्ल आ जाती। खैर, समय के साथ दिन बीतता गया और बेटे की उम्र भी बढ़ती गई। बेटा राजीव अब कोई 5 साल का हो गया। वैसे दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर गंभीर रहते। हर महीने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाते। एक दिन बच्चे के चेकअप के दौरान उनका फैमिली डॉक्टर हैरान हो गया। बच्चे में गंभीर बीमारी की आशंका नजर आई। पहले तो डॉक्टर को एकाएक विश्वास नहीं हुआ, पर बार बार बच्चे की एक ही रिपोर्ट आने पर उसे समझने में देरी नहीं लगी। बच्चे को ब्लड कैंसर था। इतने कम उम्र में बच्चे को ब्लड कैंसर? अब डॉक्टर भी परेशान होने लगा। उसने सोचा, जब मैं इतना परेशान हूं तो बच्चे के मॉम डैड को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। डॉक्टर भी बच्चे के मॉम डैड को इस गंभीर बीमारी के बारे पहले कुछ नहीं बताया। लेकिन बेटे की तबीयत आए दिन खराब होने से संजीवनी काफी परेशान होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हो गया। संजीव बच्चे के डॉक्टरी जांच में कोई समझौता नहीं करता। कुछ दिन बाद हाजीव की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पति पत्नी दोनों घबराते हुए फिर बेटे को डॉक्टर के पास ले गए। संजीव ने डॉक्टर से बात की, बेटे को क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने भी सोचा, अब बच्चे की गंभीर बीमारी को ज्यादा दिन तक छुपाना ठीक नहीं होगा। संजीव ने जैसे ही बच्चे की तबीयत के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं, बस बच्चे की जांच रिपोर्ट संजीव के हाथ में थमा दी। बच्चे को ब्लड कैंसर था। ये जानकर संजीव को काटो तो खून नहीं। वो काफी देर तक रिपोर्ट को देखता रहा। उसे एकाएक विश्वास नहीं हुआ। 5 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर। संजीव की आंखें जवाब देने लगीं, आंख से आंसू छलकने लगे। अब संजीव इस बात को लेकर परेशान, वो संजीवनी को क्या जवाब देगा। चेकअप के बाद कुछ ही देर पति पत्नी दोनों हॉस्पिटल से घर पहुंचे।
संजीव के मायूस चेहरे को देख संजीवनी घबरा गई। उसने संजीव ने पूछा, राजीव को क्या हो गया? अब संजीव के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला, जिससे संजीवनी बुरी तरह डर गई। उसने फिर से कहा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? संजीव भी क्या बोलता। उसने भी बेटे की बीमारी की रिपोर्ट पत्नी को दिखाया। रिपोर्ट पढ़कर संजीवनी एकदम शांत हो गई। उसे चक्कर सा आने लगा। फिर वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी बेहोशी जैसी हालत थी। संजीव ने तुरंत संजीवनी के चेहरे पर पानी का छींटा मारा, जिससे उसकी आंख खुली और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करें। संजीव ने अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके आंसू थम नहीं रहे थे। संजीव ने पत्नी को झूठी ढांढस बंधाया और कहा, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। संजीव ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटे का कैंसर लास्ट स्टेज पर था। संजीव ने शहर के नामी डॉक्टरों से बात की, लेकिन उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आई। फिर भी राजीव ने हिम्मत नहीं हारी। संजीव ने सोच लिया, अब भगवान ही मालिक है। दूसरे दिन सुबह संजीव जल्दी से तैयार हो गया और सीधे ऑफिस नहीं गया। संजीव शहर के एक गुरुद्वारे में जा पहुंचा। मत्था टेकने के साथ बेटे के लिए खूब देर तक प्रार्थना करता रहा। अब संजीव ने सोच लिया कि बेटे की जिंदगी और मौत सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। संजीव जब घर से निकला तब पत्नी ने पूछा था, इतनी जल्दी आज कहाँ जा रहे हैं? अभी तो ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ। पर संजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। संजीवनी ने भी उसे कोई ज्यादा फोर्स नहीं किया। इसके बाद अब संजीव की दिनचर्या बदल गई। वो रोज ऑफिस जाने के लिए घर से टाइम पर निकलता और ऑफिस का आधा काम निपटाकर सीधे गुरुद्वारे पहुंच जाता। वो रोज भगवान से बेटे की जीवन की भीख मांगता, गुरुद्वारे में अपने कपड़े बदलता और घंटों बैठकर गुरुद्वारे के बाहर लोगों के जूते चप्पल साफ करता। साथ ही अपने बेटे के लिए दुआ की उम्मीद करता। संजीव ने लगातार 3 महीने तक गुरुद्वारे में सेवा की बात ठान ली। एक दिन संजीवनी भी बेटे राजीव को नौकर के भरोसे छोड़ गुरुद्वारा मत्था टेकने पहुंची। गुरुद्वारे से थोड़ी दूर से एक आदमी पर उसकी नजर पड़ी। वो आदमी फटे पुराने जैसे कपड़े पहन गुरुद्वारे के बाहर लोगों के जूते चप्पल साफ करते दिखा। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल संजीव जैसे ही था। संजीवनी अपनी गाड़ी में बैठे काफी देर तक जानने की कोशिश करती रही, ये आदमी कौन है? इसका चेहरा तो बिल्कुल संजीव से मिलता है। उसे लगा उसकी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही। संजीवनी को विश्वास नहीं हुआ कि वो आदमी उसका पति ही है, क्योंकि संजीव तो रोज ऑफिस सूट बूट पहनकर जाता। ये आदमी तो कोई गरीब सा लग रहा। अब संजीवनी गुरुद्वारे के अंदर नहीं गई। वो सीधे संजीव के ऑफिस पहुंची तो देखती क्या है, संजीव ऑफिस में मीटिंग ले रहा है। इसके बाद संजीवनी अपने पति से बिना मिले वापस घर आ गई, लेकिन गुरुद्वारे के बाहर जूता चप्पल साफ करते उस आदमी का चेहरा उसकी नजरों में घूमती रही। संजीवनी काफी उलझन में, हूबहू शक्ल के 2 लोग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अभी अभी अपने पति को ऑफिस में देखकर आई थी। जब संजीवनी गुरुद्वारे के पास कार में बैठी थी तब संजीव ने उसे देख लिया था। संजीवनी के वहां से जाते ही संजीव भी तुरंत अपने कपड़े बदलकर ऑफिस पहुंच गया और स्टाफ मीटिंग का दिखावा करने लगा। संजीवनी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों का एक भ्रम मान लिया, पर उसका दिल नहीं मान रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, संजीव ही है। वो इस बात को एक हादसे की तरह मानकर भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उस आदमी का चेहरा उसकी आंखों से ओझल नहीं होता। कुछ दिन बाद संजीवनी संजीव के ऑफिस जाने के कुछ घंटे बाद बेटे राजीव के लिए दवाइयां लेने गुरुद्वारे के रास्ते से गुजरी। संजीवनी ने फिर देखा कि वो आदमी आज भी लोगों के जूते चप्पल साफ करने में व्यस्त। बेटा को घर में अकेले छोड़कर दवाइयां लेने गई थी, इसलिए संजीवनी कुछ देर के लिए ही उस आदमी को देख पाई और गुरुद्वारे के आगे एक फार्मेसी की दुकान से दवाइयां लेकर जल्द घर लौट आई। कोई सप्ताह भर बाद संजीवनी ने सोचा कि उस दिन तो गुरुद्वारे में मत्था टेक नहीं पाई, आज गुरुद्वारे में बेटे के लिए माथा टेक कर आती हूँ। संजीव के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद संजीवनी भी जैसे तैसे तैयार होकर गुरुद्वारा पहुंची, लेकिन आज वो आदमी कहीं उसे नजर नहीं आया। गुरुद्वारे के बाहर कोई दूसरा आदमी वही काम कर रहा था। संजीवनी ने भी अपनी सैंडल वहीं उतारी और गुरुद्वारे के अंदर जाने लगी। तभी उसके दिमाग में अचानक एक बात आई। आज जो आदमी जूते चप्पल साफ कर रहा है, उससे उस आदमी के बारे पूछताछ करे जिसका चेहरा संजीव से हूबहू मिलता है। संजीवनी गुरुद्वारे के बाहर वापस आई और मोबाइल में संजीव की फोटो दिखाते हुए पूछने लगी, इस आदमी को तुम जानते हो? मोबाइल में फोटो देखते ही उस आदमी ने कहा, हाँ, ये तो संजीव है। संजीवनी ने फिर उस आदमी से पूछा, आज वो आदमी कहाँ है? अब वो आदमी भी परेशान होने लगा, ये महिला संजीव के बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रही है? फिर उस आदमी ने कहा, अभी अनके आने का टाइम नहीं हुआ है। संजीव दोपहर करीब 2 बजे आता है। उसके आने के बाद मैं यहाँ दूसरे काम में लग जाता हूँ। संजीवनी से फिर पूछा कि ये आदमी कब से यहाँ काम कर रहे हैं? तब उस आदमी ने कहा, काम नहीं मैडम, सेवा करते हैं। अब संजीवनी को समझने में देर नहीं लगी।
इसके बाद ठीक है कहकर संजीवनी मत्था टेकने बाबा के दरबार के पास पहुंच गई। दरबार में बेटे के जीवन की भीख मांगने के बाद संजीवनी वहीं गुरुद्वारे में एक गुरु बाबा से मिली। उसे भी मोबाइल में संजीव की फोटो दिखाते हुए बात की। गुरु बाबा को संजीव के बारे में पूरी जानकारी थी। गुरु बाबा ने कहा, ये संजीव है, उसका बेटा बहुत बीमार है। काफ़ी इलाज के बाद भी बेटे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इसलिए बेटे को नए जीवन की चाहत लिए संजीव रोज़ गुरुद्वारा आता है। बाबा के दरबार में मत्था टेकने के बाद जूते चप्पल साफ कर सेवा करता है। गुरु बाबा की ये बात सुनकर संजीवनी की आंखें भर आईं, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। अब संजीवनी का भ्रम यकीन में बदल गया। इस दौरान गुरु बाबा ने यह भी बताया कि संजीव ने रोज़ 3 महीने तक इसी तरह सेवा देने की मन्नतें बाबा के दरबार में मांगी है। संजीवनी बाबा से कुछ आगे और बात नहीं की और सीधे अपने घर आ गई। वो रास्ते भर ये बात सोचती रही कि आखिर संजीव ने ये बात उससे क्यों छुपाई। राजीव अगर ये बता देता उसने बाबा के दरबार में कुछ इस तरह की मन्नतें मांगी हैं, तो वो भी रोज़ बेटे के लिए बाबा के दरबार में मत्था टेकने संजीव के साथ आ जाती। अब संजीवनी को बहुत बेचैनी होने लगी। रात्रि के कोई 8 बज रहे होंगे। आज संजीव देरी से घर पहुंचा। उसे ऑफिस के बाद गुरुद्वारे में ही देरी हो गई, लेकिन ये बात वो संजीवनी को बता नहीं सकता। संजीवनी आज संजीव के ऑफिस से आने के टाइम से पहले ही घर की चौखट पर उसका इंतजार करते खड़ी रही। जैसे ही संजीव घर पहुंचा तो देखता क्या है, संजीवनी चौखट पर खड़े उसका इंतजार कर रही है। संजीव ने कहा, सॉरी, आज ज़्यादा देर हो गई। संजीवनी ने भी कुछ नहीं कहा। संजीव को बस एकटक देखने लगी। इस समय उसके मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे, पर उसने संजीव से किसी भी बारे में कुछ बात नहीं की। संजीवनी सोचती रही कि संजीव जैसा इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। उसकी नज़र में अब संजीव का स्थान भगवान से कम नहीं। इसके बाद दोनों ने डिनर साथ किया। इस दौरान संजीवनी ने भी कुछ नहीं कहा कि वो आज गुरुद्वारा गई थी, बेटे के नए जीवन के लिए बाबा के दरबार में मत्था टेक कर आई है। वैसे भी जब से बेटा राजीव के बीमारी के बारे में पता चला था, तब से दोनों पति पत्नी में पहले जैसे कोई उत्साहपूर्ण बातें नहीं होती। दोनों पति पत्नी बस इस बात को लेकर खोए रहते कि बेटे के बीमारी का क्या होगा। इस समय रात्रि के 11 बज चुके थे। डिनर के बाद दोनों पति पत्नी बेटे को साथ लेकर सो गए। संजीवनी रोज सुबह होने से पहले उठ जाती, संजीव के ऑफिस जाने की तैयारी करने लगती। इधर बेटे के सेहत में हर दिन गिरावट नजर आने लगी, जिससे संजीवनी दोनों का जीवन से मन उचट गया था। पर संजीव को पूरा विश्वास था, उसका अपना सोचना रहता। इंसान के जीवन में परिस्थितियां हरदम खुशहाल नहीं रहती। जीवन में दुख और सुख एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। संजीव का मन अब ऑफिस जाने को भी नहीं करता। उसे ऐसा लगता कि बेटे के साथ पूरा दिन गुजारे, पर ऑफिस में काम का दबाव और जिम्मेदारी ने उसे बांध रखा था। अपने 6 साल के बेटे की ऐसी हालत देखकर भी संजीव रोज ऑफिस जाता, कंपनी को शिखर तक पहुंचाने के बारे में प्लान करता। संजीव के ऑफिस जाने के बाद संजीवनी के मन में एक बात आई। गुरुद्वारे में गुरु बाबा ने कहा था कि संजीव ने 3 महीने तक गुरुद्वारे में सेवा करने की मन्नतें मांगी हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद समझ आया कि बेटा राजीव के ऑपरेशन का डेट 3 महीने बाद डॉक्टर ने दिया है। देखते ही देखते 3 महीने कैसे बीते कुछ पता नहीं चला। इस दौरान बेटा राजीव की तबीयत और गंभीर होते गई, साथ ही ऑपरेशन की तारीख भी आ गई। सुबह होने से पहले संजीवनी उठ गई। कुछ देर बाद संजीव भी उठ गया। दोनों जल्दी से तैयार हुए, क्योंकि बेटे को लेकर ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना था। बेटे को जब दोनों ने मिलकर उठाया तो उसकी स्थिति एक मांस के लोंदे की तरह। बेटे को इस हालत में देख संजीवनी के आंखों से आंसू छलकने लगे। संजीव ने फिर समझाया, सब ठीक हो जाएगा। बाद में संजीव ने अपनी पत्नी से एक बात कही, हमने अपने जीवन में सबका भला ही सोचा है। शायद जाने अनजाने में भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ईश्वर हमारी प्रार्थना ना सुने। संजीव को पहले ऐसा लगा कि संजीवनी भी साथ में हॉस्पिटल जा रही है, लेकिन उसने आज हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। तब संजीव ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। संजीव बेटे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। सुबह पहला ऑपरेशन राजीव का होना था, इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मरीज के आने से पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही राजीव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। संजीव ऑपरेशन थिएटर के बाहर उदास बैठे बेटे के नए जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा। संजीव बचपन से भगवान पर बहुत आस्था रखता। उसे पूरा विश्वास बेटा राजीव उन्हें बिलखता छोड़ नहीं जाएगा। करीब 3 घंटे तक 6 डॉक्टरों की टीम ने बच्चे के कैंसर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर संजीव आंखें बंद कर ध्यान लगाए बैठा रहा। इतने में एक डॉक्टर बाहर निकला। संजीव को आवाज लगाई।
संजीव एकाएक चौंककर आंखें खोली, उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। फिर संजीव तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने बस इतना कहा, थैंक गॉड, ऑपरेशन सफल रहा। इतना सुनते ही संजीव ने भी डॉक्टर को थैंक यू कहा। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। संजीव ने काफी हिम्मत कर अपने आप को संभाला। तब डॉक्टर ने कहा, करीब 3 घंटे में बच्चे को होश आ जाएगा, इसके बाद बच्चे को देख सकते हो। डॉक्टर से बात होने के बाद संजीव ने जेब से मोबाइल निकाला और संजीवनी को यह खुशखबरी देने नंबर डायल किया। संजीवनी का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ बता रहा था, जिससे संजीव परेशान होने लगा। डॉक्टर ने कहा था कि 3 घंटे बाद बच्चे को होश आ जाएगा। संजीव के पास 3 घंटे का समय बहुत था। संजीव सीधे घर जाकर संजीवनी को यह खुशखबरी देना चाहता। वो तुरंत हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकला। हॉस्पिटल से घर की दूरी ज्यादा नहीं थी, बावजूद संजीव को आज रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। घर पहुंचते ही संजीव ने बाहर से ही संजीवनी को आवाज लगाई, पर वो घर पर नहीं। अब संजीव काफी परेशान। घर के नौकर से पूछने पर पता चला संजीवनी भी कहीं गई है। संजीव काफी चिंता में पड़ गया। संजीवनी हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया था, फिर कहाँ गई होगी। इसके बाद संजीव सीधे गुरुद्वारा पहुंचा। गुरुद्वारा पहुंचने पर संजीव हैरान रह गया। वहां गुरुवाणी की गूंज सुनाई दे रही। गुरु बाबा सहित अन्य लोग बाबा के दरबार में प्रार्थना कर रहे। वहीं संजीवनी भी एक कोने में बैठी बाबा के प्रार्थना में लीन। संजीव ने भी बाबा के दरबार में मत्था टेका। तभी संजीवनी अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र संजीव पर पड़ी। इसके बाद संजीव ने बेटे का ऑपरेशन सफल होने की खुशखबरी संजीवनी को दी। अब संजीवनी की आंखें भी जवाब दे गईं। आंखों से आंसू एक धारा की तरह बहने लगा। दोनों कुछ देर तक साथ बैठे बाबा के दरबार में प्रार्थना करते रहे। इसके बाद दोनों वहां से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। बेटे को होश आने का इंतजार करने लगे और अब पति पत्नी दोनों की प्रार्थना से अंततः बेटे को नया जीवन मिल गया। संजीव और संजीवनी की मुलाकात कॉलेज के दिनों में होती है। संजीव एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से है, जबकि संजीवनी शहर के सबसे अमीर परिवार की बेटी है। सामाजिक और आर्थिक अंतर के बावजूद दोनों का स्वभाव और सोच एक दूसरे से मेल खाता है। धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदल जाती है। समय के साथ उनके जीवन में बेटा राजीव आता है, जिससे उनकी खुशियां 2 गुनी हो जाती हैं। इसी बीच राजीव को गंभीर बीमारी ब्लड कैंसर हो गया है। ये खबर दोनों माता पिता को भीतर से तोड़ देती है। बेटे को बचाने के लिए संजीव ईश्वर की शरण लेता है। वो अपनी पत्नी से छुपकर रोज गुरुद्वारे में सेवा करता है, जूते चप्पल साफ करता है और बेटे के जीवन की भीख मांगता है। संजीवनी शुरू में इसे भ्रम समझती है, लेकिन बाद में उसे सच पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। ये जानकर संजीवनी का सम्मान और प्रेम अपने पति के लिए कई गुना बढ़ जाता है। माता पिता की प्रार्थना, त्याग और विश्वास रंग लाता है और राजीव को नया जीवन मिलता है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्चा प्रेम, निस्वार्थ त्याग और ईश्वर में अटूट विश्वास किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट जरूर करें। इसके अलावा कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही मानवता और इंसानियत से भरी कहानियां लाते रहेंगे। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या प्यार में एक दूसरे से रखे गए राज हमेशा धोखा होते हैं, या कभी-कभी वो त्याग और सम्मान का सबसे बड़ा रूप भी हो सकते हैं? आपके सहयोग के लिए नमस्कार, धन्यवाद।